हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति इसका अध्ययन करेंगे। देखिएगा, संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और संख्या पद्धति का ही मतलब ये होता है जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो संख्याओं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है इसमें। अब संख्या कौन कौन सी होती हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ होते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो हमारी गिनतियाँ होती हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ये आगे तक चलते जाते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहीं पर हम बात करें, उसके बाद में बात करते हैं पूर्ण संख्या। हाँ जी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ये भी आगे तक चलती है। तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है इसको बता देते हैं। पूर्णांक, अभी मैंने बताया था पूर्ण संख्या, अब बता रहे हैं पूर्णांक संख्या। संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जैसे कि हमारी संख्या रेखा पर जो गिनतियाँ होती है, जैसे कि हमारी संख्या रेखा पर क्या गिनती होती है, यहाँ पर 0, यहाँ प्लस के नंबर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, ठीक है, और फिर प्लस का 3, और ऐसे ही चलते जाते हैं। यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, ठीक है, और ये चलता जाता है। ऐसे इधर कितना होता है? इधर माइनस का 1, -2, ठीक, -3 डैश डैश, ठीक है। ये चलता रहता है माइनस के इन्फिनिटी तक, और ये चलेगा प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। अब इसमें भी पूर्णांक संख्याओं के अंदर इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, और इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसको पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको जेड प्लस से और इसको जेड माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि इन संख्याओं का पता होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी पर इस संख्याओं को लिख लें, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा, रियल नंबर। रियल नंबर को भी समझ लेते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। जिस संख्या में परिमेय और प्लस अपरिमेय, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों संख्याएं मिलकर के एक वास्तविक संख्या बनाती हैं। लेकिन वास्तविक संख्या को समझने से पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में संख्याओं के बारे में जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो पहले परिमेय संख्या समझ लेते हैं क्या होती है। तो बस यहाँ बात करते हैं हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में होती है, और जहाँ पर q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और pq क्या है यहाँ पर पूर्ण संख्या है, मतलब p, q वो बिलोंग किसको करते हैं? इंटीजर को भी बिलोंग करते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। यहाँ पर i भी कह सकते हैं इसको, या जेड, मैंने बताया था जेड को भी, इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, या इसको जेड ले देते हैं, जेड से डिनोट कर सकते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं? देखिएगा, जितनी भी हमारी संख्या होती हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं,
इनको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 लिखा है और इसके नीचे, क्योंकि p का मान तो हमारे पास है लेकिन q का नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 माना जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है? नेचुरल नंबर आते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जिसमें नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर को भी परिमेय संख्या कहते हैं, होल नंबर को भी परिमेय संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इनके सबके नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो इसलिए इनको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और भी हो सकती है, लेकिन ये भी परिमेय संख्या होती है। नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर भी। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, और इनके अलावा भी और परिमेय संख्या होती हैं जो इस रूप में होती हैं। या फिर दशमलव के रूप में हो तो कौन सी संख्या? जो शांत दशमलव के रूप में लिखी होती है, जो संख्याएं शांत दशमलव के रूप में लिखी हो, या फिर दशमलव में जिसमें शांत दशमलव ना हो तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें संख्याओं का रिपीटेशन होना चाहिए। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है। जो चीज़ आपको मेन पॉइंट लग रहा हो, जो याद नहीं हो, उसको आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब सीधे आगे इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। अब जितनी संख्या समझने के बाद में देखना चैप्टर कितना आसान लगेगा। यहाँ पर पूर्णांक संख्या इन्होंने बताया था, जैसे मैंने बताया था इसके बारे में। पूर्णांक संख्या जो जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसमें माइनस प्लस के सभी नंबर होते हैं, ये बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या या भिन्न, दोनों का मतलब एक ही होता है, जो p/q के रूप में लिखी जाती है। यहाँ पर ये हम बता चुके हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सीधे अब प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली में क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कराते हैं इसका। प्रश्नावली पहले क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? तो पहले तो इसका जवाब बताते हैं कि 0 को एक परिमेय संख्या, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या होगा? हाँ। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि 0 लिखेंगे तो 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, 0 बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इसलिए ये 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसने बोला क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया अभी। उसके बाद बात करते हैं जहां इतना, तो ये पहले का जवाब मिल चुका है, पहले में भी हाँ और दूसरे में भी हाँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1.1 प्रश्नावली है, क्लास 9 की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्या पूछा? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछा है। देखिएगा, परिमेय संख्या निकालना बहुत आसान होता है, ये हम बता देते हैं। जैसे 6 परिमेय संख्या पूछा है, और हमारे पास कितने के बीच में पूछा है? 3 और 4 के। तो मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ, 3 और 4 के बीच में पूछा है। तो देखिएगा, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो नीचे का हर समान होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर समान है। तो जितनी संख्या पूछी जाए, जैसे परिमेय संख्या कितनी पूछी है? 6 संख्या निकालनी है, तो 6 निकालनी है, तो 6 में कितना जोड़ो? 1 जोड़ो, 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दो, यहाँ भी, और इसमें भी 7 से ऊपर नीचे गुणा करो, कितना आएगा? सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 दिया 21/7। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? इधर लिख देते हैं, 7 चौक 28, या फिर इधर ही लिख देते हैं, यहाँ बराबर आएगा 28/7। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये बोला 21 और यहाँ 28, और बट्टे में दोनों में समान है। तो हम देखते हैं 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 22, तो 22/7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना होगा? 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7। ठीक है, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। ठीक है, तो इसने 6 परिमेय संख्या पूछी थी, तो ये 6 परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 22/7 हो जाएगी, 23/7 हो जाएगी, 24/7 हो जाएगी, 25/7 हो जाएगी, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 6 परिमेय संख्या। क्या लिख देंगे इसको, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा एक अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसमें बोला 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछा है इसमें। तो ये भी इसी क्वेश्चन पर आधारित है। देखते हैं, यहाँ का देखना 3/5 और यहाँ है हमारे पास 4/5। ठीक है, तो इसमें नीचे हर समान होना चाहिए पहली बात। जब हर समान हो तो उसके बाद में 5 पूछा है, तो 5 में जोड़ो कितना, 6। तो 6 से ऊपर नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4×6 24 बटे 5×6 30। और इसमें सोल्यूशन करेंगे तो 6×3 18। ठीक है, बटे 5×6 30। दोनों का हर समान है। जब हर समान है तो 28 और 24 के बीच में क्या क्या नंबर, वो 18 और 24 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, 18 से पहले 18 के बाद आता है 19 बटे 30 और उसके बाद 20 बटे 30, उसके बाद 21 बटे 30, उसके बाद आएगा 22 बटे 30 और एक और बचा 23 बटे 30। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्या आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3/5 और 4/5, इधर लिखेंगे 3/5 और इधर लिखेंगे 4/5। ठीक है, तो इसके बीच की 5 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारी 5 परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 5 परिमेय संख्या। तो ये आप लोग समझ सकते हैं और आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी पर लिख करके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य बताना है, कार्ड के साथ अपना उत्तर दीजिए। क्या बोला गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने पहले बताया था कि संख्या कौन कौन सी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसने बोला सत्य सत्य बताना है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सही है, हाँ आंसर आएगा हाँ। ठीक है, या इसको राइट का साइन बनाते हैं, यह है सत्य है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्या होती है और पूर्ण के अंदर सब प्लस की संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सही है। तो इसका मतलब यहाँ बात ये भी गलत हो जाएगी, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा मुझे लगता है कि ये पहली प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन थे, ये हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है ये मैंने आपको बताया नहीं था, परिमेय संख्या के बारे में बता दिया था, बाकी संख्याओं के बारे में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन यहीं कंप्लीट नहीं होती, इसको दूसरे रूप में भी जानते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और इसको बेहतर समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या बोला गया है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ बोला है अपरिमेय संख्या मतलब जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, p/q के रूप में ना लिखी जा सकती है, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या होती है और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, इसको देख लेते हैं। देखिएगा जो रूट के अंदर, जो रूट से बाहर नहीं निकाली जा, जो संख्या रूट के बाहर नहीं निकल सकती या नहीं निकाली जा सकती, उनको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। और जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या दशमलव में भी होती है, लेकिन इसकी पहचान होती है कि दशमलव के बाद में संख्या का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और इसका अशांत होना चाहिए, अशांत। ठीक है, अशांत मतलब ये रुकना नहीं चाहिए, आगे तक डैश डैश आना चाहिए। इसको और बेहतर समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं सब। ठीक है,
वास्तविक संख्या के बारे में बताया था मैंने, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय, यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह एक वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। आगे देखते हैं, यहाँ पर फुल डिटेल बताई गई है। इसको वास्तविक संख्या को आर से नोट करते हैं, वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से नोट करते हैं यहाँ पर। और इसकी डेफिनेशन है, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि इस संख्या को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। जो हमारी एक संख्या रेखा होती है, तो संख्या रेखा पर एक नंबर 0 होते हैं, 1 प्लस का इधर प्लस के नंबर होते हैं, इधर माइनस के नंबर होते हैं। लेकिन इस संख्या रेखा पर बीच बीच में भी दशमलव में, पॉइंट में, बट्टे में, पी बट्टे के ऊपर में बहुत सारी संख्या होती हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के निरूपण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं। देखिएगा प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। यह है, इस प्रश्नावली में बोला गया पहले क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड एम के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है संख्या रेखा पर, लेकिन संख्या रेखा पर इसमें अंडरवुड एम के रूप का होता है, लेकिन इसमें सभी संख्या होती हैं जिसमें वास्तविक संख्या कहते हैं उस संख्या को। आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोला गया थर्ड में बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये बात गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसका मैंने डिफरेंस पहले ही बता दिया है, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। और क्योंकि अपरिमेय वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय भी होती है, इसलिए सब इसके अंदर जब अपरिमेय वो परिमेय संख्या भी होती है, तो जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, इसको थोड़ा छोटा रखते हैं। इसमें बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, सभी के नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या आंसर होगा, ये नहीं। और इसने बोला कि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए, जैसे कि √4। ठीक है, धनात्मक है और इसका वर्गमूल निकालने पर आंसर कितना आएगा, 2। और 2 कैसा नंबर है, परिमेय संख्या होता है, जिसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो √5 को समझने से पहले हमें √2 को संख्या रेखा पर समझना होगा। तो √2 को संख्या रेखा पर मैं समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ √2 को कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या रेखा है, जैसे एक संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा पर मान लो यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और हाँ ये आगे तक जाएगा, यहाँ पर 2 होगा कहीं। उसके बाद में हमें संख्या √2 को निकालना है। मान लो पहले √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस का यहाँ पर पहली बार तो उतनी डिस्टेंस का ही ऊपर एक आर्क लगा देंगे, और यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए एक चाप लगाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रख के, और एक पहला चाप लगाएंगे तो 60 का बनेगा, दूसरा 120, और दूसरी चाप का और पहले चाप का अगर दोनों का आधा करेंगे तो ये एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको ये मिला लेंगे, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने डिस्टेंस है, 1। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम इस 0 को व इस पॉइंट को, कटान बिंदु को, उनके चाप के कटान बिंदु को हम मिला देंगे, और ये 1 और ये 90 डिग्री का कोण। तो पाइथागोरस का रूल कहता है कि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, वो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर। लंब कितना हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आधार का स्क्वायर, तो आधार भी कितना 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सोल्यूशन इसका, सोल्यूशन करेंगे तो √2 आ जाएगा।
ठीक है। और √2 का मतलब ये वैल्यू, ये डिस्टेंस जो है वो √2 होगी। ठीक है। और यहीं पर यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, और प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक यहाँ, और इस पेंसिल की नोक को जब हम बैक साइड में लेके जाएंगे तो ये इस टाइप से आर्क लगेगा यहाँ। तो ये जो वैल्यू होगी इसी को हम √2 कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर समथिंग मान कितना होता है इसका, 1 पॉइंट, यहाँ पर मान होता है इसका 1 पॉइंट, इसको सेव कर देते, इसका मान होता है 1.41 समथिंग। ठीक है। उसके बाद में यही प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, पहला चार्प लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, दोनों को आधा करेंगे, फिर 90 बना देंगे यहाँ पर, फिर ये 1 डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद में ये √2 ये 1, तो इसको, इसके कटान बिंदु को इससे मिला देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा। ठीक है। अगला कितना आ जाएगा, √3। ऐसे ही अगला प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे तो इस टाइप से ये √5 भी निकाला जा सकता है। सही है। तो इसको संख्या रेखा पर √2 की वैल्यू को कैसे दिखाते हैं ये मैंने बताया। ठीक है। तो √2 का और √3 का मैं बता चुका हूँ, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसको दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करना उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उदाहरण है। मैं सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन, प्रश्नावली आते हैं, ये 1.3 प्रश्नावली। ठीक है। तो 1.3 प्रश्नावली में क्या बोला गया है, बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बतलाइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है मतलब, जैसे कि अगर ये पूरा पूरा कट जाता है इससे तो उसे शांत दशमलव का प्रसार कहते हैं, और अगर ये डैश डैश चलता जाता है तो उसे हम अशांत दशमलव का प्रसार कहते हैं। तो देखिएगा ये कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास नीचे 100 है और ऊपर 2 संख्या है तो इसको काटेंगे और 2 नंबर के बाद में डेसिमल लग जाएगा, मतलब इतना। कहने का मतलब ये है, इसका जवाब जो आएगा वो 0.36 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इसे कहते हैं हम शांत दशमलव का प्रसार। अच्छा, इसकी पहचान क्या है शांत दशमलव प्रसार की, इसकी पहचान बता देते हैं। इसको ये निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब पहचान बताते हैं और पहचान से बताएंगे कौन शांत दशमलव प्रसार का है और कौन शांत दशमलव प्रसार का नहीं है। तो इसकी पहचान क्या है, याद रखना, जो नीचे की संख्या होती है, नीचे मतलब हर, इसे क्या बोलते हैं, हर। अगर हर का गुणनखंड करने पर, हर की संख्याओं के गुणनखंड करने पर अगर 2 या 5 या दोनों, मतलब 2 गुणा 5 की फॉर्म का मल्टीपल हो, या तो ओनली 2 की पावर का हो या 5 की पावर का हो या 2 गुणा 5 की पावर का हो। ठीक है। इस टाइप के गुणनखंड हैं तो हम उसको कहते हैं शांत दशमलव का प्रसार। क्या बोलते हैं इसे, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। जैसे कि 100 के करेंगे हम गुणनखंड, तो 100 को यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद में गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 पंजे 25, और उसके बाद 5 से 5 चिकन 5। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल है। ठीक है। 2 और 5 का मल्टीपल होता है तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव का प्रसार है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शांत दशमलव का प्रसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसके अलावा कोई अदर नंबर होते हैं तो उसे कहते हैं अशांत दशमलव का प्रसार। देखिएगा नीचे का हर का नंबर है 11 और 11 के यहाँ पर कोई गुणनखंड नहीं होंगे, तो यहाँ पर 2 का या 5 का या दोनों का तो कोई नंबर है नहीं गुणनखंड, तो इसलिए अदर नंबर का होता है तो उसे कहते हैं हम अशांत दशमलव का प्रसार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अशांत, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, जैसे कि ये अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार। और अगला क्वेश्चन है, देखना 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 की फॉर्म पे जाएंगे, मतलब 2 की पावर 3, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ठीक है। शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये अगला क्वेश्चन है 13, नीचे 13 लिखा तो ये हो जाएगा अशांत, अशांत, ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो गया और ये शांत हो गया, मतलब पहला शांत, तीसरा शांत और छठा शांत, बाकी ये तीनों अशांत, ये तीनों अशांत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान, 1/7 का मान इतना है।
वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आगे लिखा हुआ इसमें, बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1/7 का हमारे पास इस क्वेश्चन में इसका मान दे रखा है दशमलव, ये आसान दशमलव का प्रसार है। ये बार का मतलब है ये संख्या इसमें रिपीट हो रही है, इसको इसका मतलब ये हुआ 1/7 बराबर 0.1428, फिर 5, 7, फिर ये बार हटाएंगे तो बार का मतलब है ये संख्या रिपीट हो रही है, ये दशमलव है। फिर दोबारा से कितना हो जाएगा 1, 4, फिर 2, 8, 5, 7 और ये चलता जाएगा डैश। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अशांत प्रसार होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अशांत प्रसार का होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अशांत प्रसार का होगा। इसलिए इसका जवाब कितना हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार का होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ बता सकते हैं। और कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत। ठीक है, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर PQ पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, इसको P/Q के रूप में निकालना बहुत आसान होता है। याद रखें, इसका डायरेक्टली मान रखेंगे, मैं बता देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिएगा। पहले पार्ट में जब भी दशमलव के बाद में जो भी संख्या लिखी हो उस पर अगर बार लगा हो तो उसका आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए जितनी संख्या पर बार लगाया तो उतने 9 आएंगे नीचे, और उसके बाद में जो संख्या पे बार लगा था वो संख्या ऊपर आएगी। ठीक है, तो 6/9 मतलब इसका कैलकुलेशन ये कट हो जाएगा आपस में 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3 भी आंसर कह सकते हैं या 6/9 भी कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिएगा अगला, इसमें कितने एक संख्या पर बार है दशमलव के बाद, तो 1 बार 9, लेकिन दशमलव से पहले वो जिस संख्या पर बार लगा है उस बार से पहले एक संख्या पर बार नहीं है, जैसे 4 पे बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं लगा होता उस संख्या का 0 लिखते हैं। लेकिन इसमें संख्या पीछे से चलते हैं और इसमें संख्या मतलब इसमें आगे से चलते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर 9 लिखा फिर 0 लिखा, और इसमें इसके पीछे चले 7 को देखा हमने पहले, 7 पर बार है तो 9, और 7 से पीछे संख्या पर बार नहीं था तो उसका 0 हो गया। ठीक है, लेकिन ऊपर संख्या जो लिखी होती है वही लिखने 47, लेकिन याद रखेंगे इस बात को कि जिस पर बार नहीं लगा होता उस संख्या को माइनस कर देते हैं। जैसे कि 4 पर बार नहीं लगा था तो 4 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 4 7 में 4 गए तो 3, 43/90। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे अगला देखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दशमलव के बाद में 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 आएगा नीचे। ठीक है, 3 बार 9, और ऊपर जो संख्या लिखी थी 001 दशमलव बढ़ जाएगा, कितना आएगा, मतलब 1/999। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि इतने को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर का आश्चर्यचकित है? तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिएगा, इसके आंसर निकालने के लिए एक तरीका बताया था मैंने, जैसे बताया था कि ये 0.99 लिखा है तो हम इसको पहले तो ये लिख सकते हैं कि 9 पर वो 0.9 पर बार। ठीक है, ये दशमलव है, ये दशमलव। ठीक है, 0.9 पर बार, तो इतना लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया था कि जितनी संख्या पर बार लगा होता है तो उतनी बार 9 नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जो संख्या लिखी होती है वही संख्या पर लिखेंगे। इससे ये P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच कीजिए, विभाजन क्रिया कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भाग करना है भाग विधि से, जैसे कि करते हैं, भाग करना है कितने से, 17 से भाग करना है। मैं 1-2 बार कर देता हूँ, बाकी आप लोग करना है। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली मतलब 17 का टेबल 1 में तो जाए, मतलब 17 की टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाने पर 1 0 बढ़ता है। अभी भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर ये दशमलव है, उसके बाद में 1 0 और बढ़ा लेंगे, तो 17 का टेबल पढ़ाएंगे कि 100 आ जाए।
तो कितना होता है 17 पंजे 85, ठीक है। और 7 का 102 होते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 पंजे 85 85। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव लगा होता है तो 0 बढ़ जाता है, फिर 17 का टेबल 150 में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि 150 आ जाए, तो ये प्रोसेस आगे करते रहेंगे, ठीक है। ये काम करना है, ये इतना काम कर देते हैं ट्राई, ठीक है। आप लोग खुद करेंगे इसको। आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें उदाहरण पूछा है। इसमें बोला P/Q के रूप में, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए लीजिए जहाँ पर P और Q पूर्णांकों और एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिएगा यहाँ पर उदाहरण वगैरह बताना है तो इस क्वेश्चन को मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया जवाब सही जवाब है वो बताएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती है। अनावसानी का मतलब होता है अशांत, क्या होता है इसका मतलब अशांत, अशांत इसका मतलब पता होना चाहिए। अशांत और अनावर्ती का मतलब होता है मतलब अनावर्ती। एक मिनट, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, अनावर्ती मतलब, अनावर्ती का मतलब होता है, हाँ ठीक है, यहाँ पर संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसका मतलब अनावर्ती का मतलब संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और अनावसी मतलब ये शांत दशमलव अशांत दशमलव का होगा, अशांत दशमलव प्रसार का होगा। तो ऐसी 3 संख्या लिखी है, कहने का मतलब ये है अपरिमेय संख्या बतानी है, 3 अपरिमेय संख्या। तो 3 अपरिमेय संख्या बताने के लिए देखिएगा, जैसे कि ये संख्या लिखी है ना, एक संख्या तो यही हो जाएगी, या मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, इसको छोड़िएगा। जैसे कि मान लो 0.1, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 0, फिर 1 डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0, ठीक है, फिर 1 4 0, फिर 1 डैश डैश चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके 3 बतानी है तो एक और बताते हैं। 0.1 की जगह 2 कर दो, 2 0 2 डबल 0, ठीक है, 2 ट्रिपल 0, ठीक है, फिर 2, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और बतानी है तो 2 की जगह कितना कर दो 3 3 0 3 डबल 0 और 3 ट्रिपल 0, और ये डैश डैश चलता जाएगा। तो ये 3 संख्या हो गई, ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है, ठीक। और इसका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसे कहते हैं अनावर्ती, मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही है इसमें, और अनावसनी मतलब ये अशांत आवृत्ति का है, ठीक है। अशांत मतलब कहीं भी इसका एंड नहीं हो रहा, ये आगे प्रोसेस चलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है। तो उसमें भी सेम प्रोसेस करना है, क्या 5/7 को भाग कर लेना, 9/11 को भाग कर लेना। चलो कर लेते हैं। इसका जवाब कितना मिलेगा, 5/7 को 0.5 से घटेंगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 7 7 49, ठीक है। 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाता है तो 7 का 7, ये लगभग कितना आएगा। और इसका जब मान चेक करेंगे तो कितना आएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव आने के बाद 90 हो जाएगा, ये तो कितनी बार में जाएगा 11 8 88, ठीक है। 11 8 88, कितना बचेगा 2, फिर 0 हो जाएगा 20, 11 नहीं 11 के 11, तो यहाँ 0.71 और ये 0.81 आ रहा। तो इसके बीच में क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बतानी है। कितनी बतानी है, इसके बीच की 3 अलग अलग। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 0 दशमलव, ये दशमलव है, यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 के बाद में यहाँ 1, तो 1 के बाद में 2 ले सकते हैं, 2 0 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0, ठीक है। और ये डैश डैश चलता जाएगा। ऐसे एक और लिखेंगे 0.7 3 0 3 डबल 0 3 ट्रिपल 0, ये प्रोसेस चलता है। एक और लिखना है तो 0.7 4 0 4, ठीक है, फिर डबल 0 फिर 4 ट्रिपल 0 फिर 4 डैश डैश ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, किसके बीच की, 5/7 और 9/11 के बीच की, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले इसका जवाब लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इस टाइप से क्रम से लिख सकते हैं। ये 3 अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो परिमेय की और अपरिमेय की पहचान क्या होती है, जो रूट से बाहर निकल सकती है संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 23 रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो ये संख्या हो जाएगी
अपरिमेय संख्या है। ये किस, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये अपरिमेय होगी, ठीक है। और 225 किसका वर्गमूल, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल 15 का वर्गमूल होता है, 15 15 जन 225 होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है, ये परिमेय हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये दशमलव के बाद में ये शांत हो गया, जब दशमलव के बाद में शांत होता है तो वो संख्या परिमेय होती है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर भी अशांत है, लेकिन यहाँ पर 478 और 478 संख्या रिपीट हो रही है, तो जो संख्या का रिपीटेशन होता है तो वो भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ एक दशमलव के बाद में 1 0 फिर 1 डबल 0 इस टाइप से है, तो यहाँ पर अशांत है, अशांत है और संख्या का रिपीटेशन मतलब अशांत भी है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ये हमारी 3 प्रश्नावली हो गई हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।